है, और यूपी में हमारा गौतम बुद्ध नगर जो है वो लोकसभा सीट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करना है इस बात को। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल आप सब जानते हैं, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली आप सब जानते हैं। किस आधार पर होते हैं इनके चुनाव? तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन होता है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होते हैं। रीजनल रिप्रेजेंटेशन जिसका मेन बेसिस होता है, मेन बेसिस होता है पॉपुलेशन, मेन बेसिस होता है पॉपुलेशन। अब इस वर्ड को ध्यान में रखना। अब जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, हमने कहा कि भाई जनसंख्या को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और अगर हम जनसंख्या को ध्यान में रखते हैं तो जैसे एक जर्नल से प्रश्न से आप समझेंगे कि आज भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लिखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बिगेस्ट लोकसभा एरिया, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, बिगेस्ट लोकसभा एरिया, ये है मल्काजगिरी। मल्काजगिरी पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तेलंगाना, तेलंगाना में है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सेकंड बिगेस्ट लोकसभा एरिया, ये आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इसको लिखने के बड़े मायने होंगे। और सबसे छोटा भी जान लीजिए फिर, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा लोकसभा एरिया, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट लोकसभा एरिया वो है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इस बात का क्या मतलब है, इसको हम क्यों समझना चाह रहे हैं, देखो समझो। मैंने कहा कि शुरुआत में आधार क्या रखा गया था सीटों के लिए, तो आप कहेंगे 10 लाख। तो एक तो मैंने ये बताया कि समय के साथ में जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन टाइम के साथ में क्या हो जाती है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो जाती है। एक तो ये फैक्टर आप समझते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारा रूरल एरिया है, यानी कि जो देहात का क्षेत्र है, वहां से माइग्रेशन होता है अर्बन एरिया की तरफ या नहीं। मतलब लोग व्यवसाय ढूंढने के लिए इस जगह से इस जगह जाते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, हाँ या ना? अब आप जानते हैं पहले तो आपका भारत जो है कृषि प्रधान देश था, कृषि यहाँ पर बहुत होती थी, एग्रीकल्चर, तो लोग अपना जो है पालन पोषण किसी भी तरह से खेतों के माध्यम से करते थे, कृषि के माध्यम से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज जैसे जैसे डेवलप हुई या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो लोग गांवों को छोड़ करके कहाँ गए, शहरों की तरफ गए। और जब लोग शहरों की तरफ गए तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जो लोगों का आना जाना है वो बढ़ करके वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी, हाँ या ना? जैसे गाजियाबाद एक औद्योगिक शहर है, तेलंगाना का मल्काजगिरी, तो आधार तो यहाँ भी 10 लाख का था, लेकिन मल्काजगिरी में आप देखोगे अभी 2024 के जब इलेक्शन हुए तो 29 लाख हैं इस क्षेत्र में, 29 लाख। क्योंकि अब तो बहुत लंबे समय से आपका परिसीमन तो हुआ नहीं, 1971 की जनसंख्या ही आधार है, लोग जा जा करके बसते रहे। तो वर्तमान में आप ऐसा नहीं समझेंगे कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में लोगों की संख्या बराबर है। जैसे गाजियाबाद यूपी, ये आपका एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पर 23 लाख लोग इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। जैसे लक्षद्वीप की हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ 47,000 है। तो आप कहोगे हाँ अब हमको ये बात समझ में आ गई, भाई लक्षद्वीप वहाँ पर क्या है, आपका रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो लोग ज़्यादा बसे नहीं बल्कि वहाँ से ज़्यादा आते रहे और आपका कहीं ऐसी जगह पर बस गए जहाँ आपका उनकी लाइवलीहुड के लिए चीज़ें हों, जीविकोपार्जन के लिए चीज़ें हों। बात समझ में आई कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन हो रहा है। और जो लोग हैं उस लोकसभा क्षेत्र में या उस विधानसभा क्षेत्र में, साथ में आप विधानसभा को भी कंसिडर करते रहना, लेजिस्लेटिव असेंबली को और हाउस ऑफ पीपल दोनों को, तो जनसंख्या बदल सकती है। मेरा आपको ये समझाने का तर्क सिर्फ इतना है। तो जो पॉपुलेशन है उसमें साथ ही आपके जो चेंजेस हैं वो होंगे या नहीं होंगे, आप कहेंगे हाँ। तो कभी भी आपको ये नहीं मानना है कि अगर लोकसभा क्षेत्र हमारे यहाँ पर 543 हैं तो उनमें रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो बराबर है। जैसे लद्दाख में बहुत कम लोग हैं,
पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम लोग हैं। जब शुरुआत में बनाया गया था तो आधार रखा गया था कि भाई जैसे ये एक आधार था, और समझना विस्तार से, तो उन्होंने आधार क्या बनाया कि भाई इस तरह से इसको ले लेते हैं यहाँ से, इतने में 10 लाख की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ कम लोग थे तो इतना लंबा एरिया भी ले लिया उन्होंने, ठीक है। कहीं थोड़ा सा था तो ये छोटा एरिया ले लिया उन्होंने। उनका आधार तब जनसंख्या था, लेकिन यहाँ के लोग मान के चलो यहाँ पहुंच गए, फिर ज़्यादा हो गए। जब तक हमारे यहाँ पर 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है, तो 4 बार तो किया गया, उसके अलावा तो फिर 1971 पे होल्ड कर दिया गया, उसको भी समझेंगे अभी आगे चल के। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या पर ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक पार्टिकुलर एरिया बताता हूं, कोई आपका ही कोई क्षेत्र ले लेते हैं, मान के चलो ये कोई लोकसभा या कोई विधानसभा क्षेत्र है, तो यहां पर विजयी कौन होगा? एफपीपीएस प्रणाली समझते हैं आप, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजयी होगा। भाई साहब प्लीज, आप जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो उसको समझना है, अपनी बातें मत करिए, डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी ये। तो लोकसभा और विधानसभा में क्या होगा आपका कि भाई कौन एपीपीएस प्रणाली में कौन जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। अब सबसे ज्यादा वोट मिलेगा तो मान के चलिए ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 60% मुस्लिम हो, 60% मुस्लिम हो और 40% इसमें हिंदू हो, मान के चलिए इस बात को। तो किस तरह के कैंडिडेट के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं? ऐसा नहीं कि मुस्लिम आबादी में तो मुस्लिम व्यक्ति ही जीतेगा, या हिंदू आबादी में हिंदू व्यक्ति ही जीतेगा, उस तरह के थॉट प्रोसेस। एक सामान्य धारणा क्या है, कल्पना करके देखिए, जीतने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? तो आप कहेंगे सीधी सी बात है, इसी स्थिति को पलट के देखिए, अगर किसी एरिया में 60% मुस्लिम हो जाए, या मान के चलिए 70% कहीं पर आपका 80%, मान लीजिए 80% हिंदू पॉपुलेशन हो जाए, और आपका 15% एक आपका यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाए, तो किसके, तो ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से अगर इस क्षेत्र में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये काम डिलिमिटेशन का, परिसीमन का काम सरकार को दे दिया जाए कि भाई आप अपने तरीके से करा लो, तो वो क्या करेगी सरकार? सरकार तो जानती है ना इस बात को कि हमारा वोट बैंक कहाँ पर है। जैसे सरकार ने देखा ये 4-5 क्षेत्र हैं आसपास लगे हुए हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, अब उनको पता चला कि भाई ये जो है यहाँ के जो वोटर हैं और ये हमको वोट नहीं देते हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर सरकार को ये अधिकार दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे, इनको इस वाले क्षेत्र के जो लोग जो उनको वोट नहीं देते इनको बांट देंगे, थोड़ा सा क्षेत्र इसमें कर देंगे, थोड़ा सा इसमें कर देंगे, इनका उधर को बढ़ा देंगे थोड़ा सा क्षेत्र, समझ रहे हैं? तो उनको वो 4-5 जगह बांट देंगे कि भाई हमको तो वोट देते नहीं है, इकट्ठे इनकी शक्ति है, वो नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए डीलिमिटेशन का जो काम है वो सरकार को नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है। अमेरिका में ऐसा हो चुका है, अमेरिका के एक राज्यपाल थे जेरी मेंडर, वो क्या करते थे, जब भी चुनाव आते थे तो वो सीटों को अपनी तरह से उनको परिसीमन कर लेते थे कि भाई अब की बार ये सीट इधर होंगी, उन्होंने देखा अच्छा इधर वोटर अपने ज़्यादा हैं, तो सीटों को कुछ इस तरह से डिजाइन करते थे कि यहाँ पर हमको वोट ज़्यादा मिलेगी। थम्स अप करके बताएं, बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ी टिपिकल चीज़ें हो सकती हैं। जेरीमेंडर जैसे मैंने नाम लिया, जेरीमेंडरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, कि सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाना, सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचे इस बात के लिए कि भाई सीटें कुछ इस तरह से डिजाइन कर दी जाएं। तो क्या सरकार के पक्ष में इसको देना सही था? जैसे मान के चलो वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है और उससे कह दिया जाए भी परिसीमन आप अपने हिसाब से कर लो, तो क्या करेगा? और वो देखेंगे अच्छा ये हमारे वोटर नहीं है, ये हमको वोट नहीं देते, ये जहां पर संख्या में ज्यादा है इनको 4-5 क्षेत्रों में जोड़ दो थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ इस तरह से सीटें बनाओ जहां पर हमारे वोटर्स ज्यादा हों। तो पक्षपात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ठीक आप समझे हैं। इसलिए सरकार को ये अधिकार नहीं दिया जाता परिसीमन का। अब सारे फैक्टर आपको समझ में हो गए होंगे, जनसंख्या में प्रतिशतता ज़्यादा हो सकती है, लोगों का माइग्रेशन भी होता है, लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरफ भी जाते हैं, और पॉपुलेशन समय के साथ में बढ़ती है। 3 फैक्टर हमेशा माइंड में रखोगे तो सारी चीज़ें आसान रहेंगी। फिर हम आपको बताते हैं आगे की बात क्या। आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 कहता है प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद
के बाद परिसीमन होगा। इस आर्टिकल में कहा गया है, हम इसको छोड़ के आए थे, आपको पता होगा आर्टिकल 82 को, मैंने कहा था आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। देयर विल बी ए डिलिमिटेशन आफ्टर द सेंसस। आफ्टर द सेंसस, सेंसस से आप समझ ही जाना, आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे देश में जो जनगणना है वो आपका मेयो के टाइम पर तो इर्रेगुलर अनियमित जनगणना शुरू हुई थी 1872 में। उसके बाद में रिपन जो 1880 से लेकर के 1884 तक जिसका कार्यकाल था, उसके समय पर नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई, और 1881 के बाद में आपका हर 10 वर्ष के बाद में होती है। ठीक है, और जनगणना के आंकड़े अगर आपको समझने हो तो मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर ले रखा है आपको जनगणना। तो देयर विल बी ए डिलिमिटेशन आफ्टर द सेंसस, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में होगा। और आर्टिकल, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, परिसीमन की, संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, फॉर पार्लियामेंट। वहीं पर आर्टिकल 170 में कहा गया है विधानसभा के, या ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ, विधानसभा का परिसीमन। विधानसभा कहां पर होती हैं, राज्यों में होती हैं। जैसे मैं फिर से आपसे रिपीट करना चाहूंगा कि यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो क्या आप बोल देंगे, डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक तो संसद का होगा आर्टिकल 82 में, 170 में विधानसभा का होगा। तो फिर तो किए गए होंगे, तो आप कहेंगे हाँ हमारे यहाँ पर 4 बार किए गए हैं, और अभी पिछले वाले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछा गया कि अब तक कितनी बार आपका परिसीमन संसद के द्वारा किया गया है, परिसीमन। ठीक है, लिखना है इसको, संसद द्वारा 4 बार परिसीमन अधिनियम पारित किया गया है। परिसीमन अधिनियम पारित किया गया है, किया गया है। ठीक है, कितनी बार परिसीमन हुआ है, तो इस संख्या को बहुत ध्यान से याद रखना कि 4 बार हुआ है। द डिलिमिटेशन कमीशन, बार, 4 बार। कब कब, पहले लिखिए, प्रथम परिसीमन अधिनियम, मैंने कहा प्रत्येक जनगणना के बाद में होगा। तो सोचिए जब हमारे देश में पहली बार चुनाव की स्थिति आई थी, आम चुनाव, तो उसके आसपास की जनगणना कौन सी है, आपको सोचना है एक बार। ठीक है, प्रथम परिसीमन अधिनियम, अधिनियम, फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट, ये आया था आपका 1952 में। ठीक है, और याद रख लेना भाई ये तो अधिनियम है, तो फिर परिसीमन आयोग आया होगा आपका, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया होगा इसी की रिपोर्ट के आधार पर, तो परिसीमन आयोग भी इसी वर्ष बना दिया गया। एक्ट, एक्ट आएगा ना, पहले एक्ट तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, तो क्या लिखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है एक, जैसे ही एक्ट आता है उसकी रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रपति इसके लिए अभी बताएंगे हम आपको, राष्ट्रपति इसके लिए संस्तुति करते हैं। तो ये भी कब बनाया गया, 1952 में। ठीक है, 1952। फिर लिखना, फिर जनगणना कब हुई होगी बताओ, 1951 के बाद में किस वर्ष हुई होगी। तो फिर दूसरा आया, दूसरा जो अधिनियम आया, दूसरा परिसीमन अधिनियम, वो आया 1962 में। ठीक है, फिर ऐसे ही आप लिखें, सेकंड लिख लेंगे ना इसको, ये हो गया आपका थर्ड। तीसरा, थर्ड डिलिमिटेशन एक्ट आया, ये कब आया आपका, अगली जनगणना कब हुई होगी आपका, आप बोलेंगे 1971, तो उसके एक वर्ष के बाद में 1972, अगले वर्ष आ रहा है। ठीक है, और फिर चतुर्थ इंपोर्टेंट है, चतुर्थ यानी कि फोर्थ डिलिमिटेशन एक्ट जो आया वो आया आपका 2002 में।